परवाज़ परों से नहीं, हौसले से की जाती है। मैं इम्तियाज़ हुसैन, और आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि जो भी जैसे मान लो बच्चे होते हैं, उन्होंने पूरे साल किसी रीज़न की वजह से मान लो उनने कुछ अच्छा पढ़ा नहीं है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने क्या करना है, हमने बस ये फ़र्क जानना है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ऐसे की जाती है। जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर डिफरेंस हमें पहले बोलना पड़ेगा ताकि आप समझे कि जो हार्ड वर्क होती है और जो स्मार्ट वर्क होती है, उसकी अगर डिफरेंस को हम जानेंगे तो वो होगी स्ट्रैटेजी, है ना। कि हम जब स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करेंगे तो हम थोड़ा सा स्मार्ट साइड से जाते हैं, ठीक है। तो और ये भी हम स्ट्रैटेजी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक प्लान के तहत हम काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम प्लानिंग करेंगे तो उसके हिसाब से जब हम चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फिर कम टाइम में कुछ ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो इससे और अगर हम एक और नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब कि ऐसा कुछ करो कि आपका जो काम है वो इजी हो जाए, ठीक है ना। इजी हो जाएगा तो तब तो टाइम भी कम लगेगा और रिजल्ट हमें लगभग उतना ही आए। कैसे हम अब कम टाइम में कुछ ऐसा करें कि हमें ज़्यादा रिजल्ट मिले, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, आप ये समझ सकते हो कि पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो एक मान लो एक कंपनी थी, उसमें मान लो एक पर्सन था ए। तो वो जो पर्सन ए था, वो जो कंपनी थी वो पेड़ काटने वाली कंपनी थी, कि मतलब वो क्या करती थी, पेड़ काटती थी। तो वहाँ पे था एक पर्सन है जो काम करता था वहाँ पे। तो उसको क्या था कि वो काम करता था, उसको 5 साल हो गए थे। तो जितना उसके मतलब जितना उसकी सैलरी होती है, बस उसको उतने पैसे मिलते थे आराम से। लेकिन उसको कभी ज़्यादा नहीं मिलता था। वाई? क्योंकि अगर मान लो उसको बोलते थे कि आप 10 पेड़ काटो तो वो 10 ही काटता था, वो ज़्यादा नहीं काट सकता। फिर क्या हुआ, एक बार एक और पर्सन आया वहाँ पे मान लो पर्सन बी। वो क्या करता था कि उसने जब काम किया 1 2 साल 3 साल, तो उसने क्या किया, वो ज़्यादा पेड़ काटता था एज़ कम्पेयर टू जैसे मान लो ए। तो उसको ज़्यादा पैसे भी मिलने लगे। तो ये पर्सन ए था, ये गया इसके मैनेजर के पास जो भी इस कंपनी का था। इसने उसको बोला कि आप उसको क्यों ज़्यादा देते हो, मुझे कम देते हो। तो मैनेजर ने सीधे बोल दिया, क्योंकि वो क्या करता है, वो ज़्यादा पेड़ करता है आपसे। इसने बोला मैं भी कल से ज़्यादा काटूंगा तो मुझे भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बोला हाँ डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो वो क्या किया, वो वापस आया फिर से बहुत मेहनत लगा के, और मतलब ना ज़्यादा पसीना बहा के वो क्या करने लगा, वो और मतलब काम करके चाहता था कि पेड़ में और काटूं। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो देखते थे कि रिजल्ट क्या आया, तो वो कुछ ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका ज़्यादा, ठीक है ना। तो फिर वो बहुत परेशान हो गया, वो मैनेजर के पास गया, बोला कि मैं इतनी मेहनत करके भी नहीं ज़्यादा पेड़ काट सकता। उसने बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप उस बी पर्सन के पास जाओ जो ये करता है, शायद उसको कुछ पता हो। तो जब वो उसके पास गया तो जो ये बी पर्सन था, तो इसने क्या किया, इसने बताया कि मैं जब भी काम करता हूँ, जब भी मैं पेड़ काटता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं पेड़ काटता हूँ तो जो ही मैं एक पेड़ मैंने काटा तो मैं 2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, अपनी जो ये एक्स होती है उसको शार्प करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एक और पेड़ काटता हूँ, फिर से 2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ और इस एक्स को फिर से शार्प करता हूँ। और इसने इस पर्सन ए को बताया कि आपने पिछली बार अपनी इस एक्स को कब शार्प किया था, ठीक है ना। तो वो जो दूसरा ए पर्सन था ना, उसको तो सीधे आंसर मिल गया, क्योंकि वो क्या करता था, सिर्फ पेड़ काटता था लेकिन कभी अपनी इस एक्स को शार्प नहीं करता था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आके आप ऐसे काम करते रहोगे, बल्कि आपने देखना है कि मेरे पास जो टूल्स है, मेरे पास जो बाकी रिसोर्सेज है, उनको मैं कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकूं। हैं कि कैसे हमने चैप्टर्स में या इन यूनिट्स में हमने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है और देखना है कि क्या क्या टॉपिक्स आपने देखने हैं। तो हमारे पास 10 यूनिट्स होते हैं 12th की फिज़िक्स में। तो
इन 10 यूनिट्स में जैसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 8 मार्क्स होते हैं। तो इस चैप्टर में आप क्या करोगे, इसमें पहले कूलम्स लॉ आप पढ़ोगे, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, उसके बाद आप डायपोल पढ़ना, डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा पढ़ना, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, और उसमें डायपोल में 2 क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, और दूसरा हो गया ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो ये आप करोगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, डिफाइन डायपोल मूवमेंट एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन, या एक्सियल लाइन आएगा, इक्वेटोरियल लाइन, इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें आपने करना है, दैट इज टॉर्क ऑन ए डायपोल। ठीक है, उसके बाद आगे चलोगे तो पोटेंशियल में आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज करोगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दैट इज गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में आप क्या करोगे, एक तो उसकी स्टेटमेंट देखोगे, प्रूफ उतना नहीं आता है उसका, लेकिन स्टेटमेंट उसकी और उसकी एप्लीकेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद है कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या होता है, और उसमें आपने एक्सप्रेशन निकालनी है फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, आगे चलेंगे तो उसके बाद आप करोगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, उसकी डेराइवेशन करोगे आप। उसके बाद है वैन डी ग्रेफ जनरेटर है, उसको आप करो, वैन डी ग्रेफ जनरेटर भी बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड यूनिट है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके 7 मार्क्स होते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, खाली डेफिनेशन उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और उसके बाद इसमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी करोगे आप। और आगे इसमें क्या करोगे आप, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। तो रेजिस्टेंस में आप क्या करोगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ जो रेजिस्टेंस होती है उसको आप पढ़ोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे आगे जाके इसमें आप किरचॉफ्स लॉज पढ़ोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे आप, और इसमें पढ़ोगे आप पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में आप क्या करना, इसमें प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आप पढ़ोगे, और उसकी 2 एप्लीकेशंस वहाँ पे पढ़नी है। जैसे पहली एप्लीकेशन होती है इसकी ईएमएफ कंपेयर करना, और सेकंड होती है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो ये भी आप वहाँ पे करोगे। ठीक है, आगे चलोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आप क्या करोगे, उसमें आप करोगे पहला मैग्नेटिज्म जो है ना, इसके 8 मार्क्स हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पहले तो बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ोगे, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है ना, उसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे, और एम्पियर-सर्गेडल लॉ, एम्पियर-सर्गेडल लॉ की एप्लीकेशन जैसे सोलेनॉइड है उसको आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे जाओगे तो फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होता है, उसको आप पढ़ोगे, उसकी डेराइवेशन है थोड़ी सी, वो आप करना। उसके बाद आगे चलोगे तो एक और क्वेश्चन आएगा इसमें, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, उसको आप पढ़ोगे। फिर वोल्ट मीटर, एमीटर, छोटे ही क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आप पढ़ोगे। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिज्म में जैसे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि मैग्नेटिक सबस्टेंसेस जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उनको आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आगे चैप्टर आता है जो उसके बाद आता है ईएमआई एंड एसी। ठीक है ना, तो ईएमआई एंड एसी में भी 8 मार्क्स होते हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, फैराडेज लॉ, लेंज़ेस लॉ, और एक छोटा क्वेश्चन होता है उसमें एडी करंट्स, वो आप पढ़ोगे। और एसी पार्ट में इसमें आप क्या करना, इसमें मीन वैल्यू ऑफ एसी पढ़ना, और आगे चल के इसमें एक क्वेश्चन आता है एलसीआर सर्किट, वो आप करोगे। और इसके बाद आता है एवरेज पावर इन एसी, या एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो एवरेज पावर भी करोगे आप, और एलसीआर सर्किट में तो ज़्यादा पूछता है, जैसे मान लो इम्पीडेंस उसकी, मतलब ना उसकी अपोजिशन, उसकी फॉर्मूला वो आप निकालना। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ आती है, कभी एलसी ऑसिलेशन में आती है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस भी पढ़ोगे। और एवरेज पावर में एक छोटा सा क्वेश्चन कभी आता है, दैट इज वॉटलेस करंट, तो वॉटलेस करंट भी आप देखना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इसमें जैसे ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर को भी आप पढ़ना अच्छी तरह से। ठीक, और इसके बाद आता है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में अब यहाँ पे देखो ईएम वेव्स जो है ना, वो इसमें कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। वाई, बिकॉज इसके 3 ही मार्क्स होते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, तो ये आप पढ़ोगे। ठीक है ना, उसके बाद एक और चैप्टर है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर में आप क्या करना, इसमें आप पढ़ना, पहला एक छोटा सा क्वेश्चन आता है वर्क फंक्शन, उसको आप पढ़ना। उसके बाद आगे चलोगे तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप पढ़ना। उसके बाद है इसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो आप करोगे। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो भी बहुत बार आता है, उसको भी आप पढ़ोगे। और एक और क्वेश्चन इसमें बचता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो इसको आप करना। और एक और है चैप्टर दैट वी कॉल एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, इसमें 14 मार्क्स है इसके। तो इसमें आप क्या करोगे,
इसमें आप पहले, इसमें दो हिस्से होते हैं, वन इट इज वेव ऑप्टिक्स, वन इट इज रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आप क्या करोगे, पहले दो क्वेश्चन है छोटे वो करना आप, जैसे वेव फ्रंट क्या होता है या हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, तो वो आप करोगे। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज, इससे भी ज़्यादा इन दो से दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें दो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टाइप, वो आते हैं। वन एक है इसमें दैट इज कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये आप करोगे। सेकंड, इसी में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा मैथमेटिक्स है, तो ये आप करोगे, ठीक। तो इसमें आगे चल के एक क्वेश्चन आता है पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन को थोड़ा सा पढ़िए, और इसमें भी क्वेश्चन एक आता है, छोटा ही आता है वो क्वेश्चन, दैट कॉल्ड ब्रीवस्टर्स लॉ, तो उसको भी आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है जो लॉन्ग टाइप में आता है ऑप्टिक्स में, दैट वी कॉल एज डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ठीक है ना। तो वो भी क्वेश्चन आता है। और अब आया रे ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, एक और क्वेश्चन है इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर करना, ठीक है। इससे आगे चलोगे तो एक क्वेश्चन है जो कि रिफ्रैक्शन में है, दिस कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो उसको आप पढ़ना प्लीज, तो क्योंकि उसमें क्या करना, उसमें थोड़ा एप्लीकेशन भी देखना, एप्लीकेशंस को भी थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें, और जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कुछ थोड़ा सा पढ़ना, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही आसान है वो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो माइक्रोस्कोप और रेनबो है उसको थोड़ा सा नज़र दीजिएगा आप, ठीक है। बस उसके बाद आगे चलते हैं, तो ऑप्टिक्स के बाद अब इसके बाद आएगा एटम्स एंड न्यूक्लियर। मान लो तो एटम्स एंड न्यूक्लियर में आप क्या करोगे, बोर्स मॉडल, ठीक है। और उसके बाद है इसमें आप करना, जैसे बाइंडिंग एनर्जी है, मास डिफेक्ट है, और इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स भी याद रखना, जैसे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, वो आप पढ़ोगे। आगे चलोगे तो इसमें एक क्वेश्चन आता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को आप पढ़ना आराम से, उसमें एक लॉ होता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, ठीक है ना। तो वो लॉ जब आप पढ़ोगे, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो आप पढ़ना। इसमें उसी के साथ ही एक क्वेश्चन होता है हाफ लाइफ पीरियड, तो उसको भी आप पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जब एक और यूनिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियर के 6 मार्क्स है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके 7 मार्क्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप पढ़ोगे थोड़ा सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, पी टाइप एन टाइप करके वो टाइप्स वाइप्स आप पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें डायोड पढ़ना है आपने। तो डायोड में एक एप्लीकेशन होती है जैसे फुल वेव रेक्टिफायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल वेव रेक्टिफायर आसान है, तो आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो ट्रांजिस्टर आप पढ़ोगे। ट्रांजिस्टर में ये पढ़ना कि इसके टाइप्स क्या है, इसकी सिंबल जो बनाते हैं वो आप देखिएगा, ठीक है। इसमें पढ़ना ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, भी एक क्वेश्चन है, वो आप पढ़ोगे। और लास्ट में बहुत ही आसान है वो, दैट इज लॉजिक गेट्स, जिसमें 3 बेसिक गेट्स हो गए, जैसे और एंड नॉट, और उसके बाद 1-2 गेट्स और है जो कॉम्बिनेशन है 2 के, मतलब 5 गेट्स है बस, उनका ट्रूथ टेबल, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद जो लास्ट में आता है दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके 5 मार्क्स है। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप पढ़ना पहले ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें, बैंडविड्थ थोड़ा सा याद रखना कि किस चीज़ की क्या बैंडविड्थ है। और इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक तो स्पेस वेव, स्काई वेव प्रोपगेशन, उसको पढ़िएगा। तो बस थोड़ा सा इसमें कोई मैथमेटिकल ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकली है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, दैट इज़ हाइट ऑफ एन एंटीना। तो वो आप देखिएगा कि हाइट ऑफ द एंटीना कि कितना एरिया कवर करता है, तो वो आप देखिएगा। तो बस यही है। तो ये थे हमारे 10 यूनिट्स, इनको आप ज़रा देखिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस इतनी करो कि जो ही आपको पेपर में जो ही आप पेपर में लिखोगे तो आप अटको ना, ठीक है ना। बस जैसे फोकस करो इन पे, और इन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है। और आप, ताकि हम वहाँ पे जो आंसर्स है वो अच्छी तरह से लिखे। तो होप कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करें।